स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 दिसंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर यह है कि बिहार में जमीन खरीदने बेचने के लिए बड़ा नियम सामने आया है। जी हाँ, जमीन खरीद प्रक्रिया को लेकर के नीतीश सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। बिहार में जमीन खरीद अब सिर्फ जमाबंदी की रसीद से ही संभव हो जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़े और फिर विवादों पर रोक लग पाएगी। यह बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों विभागीय कामकाज की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उनका फोकस जमीन से जुड़े हुए मामलों में पारदर्शिता लाने और फिर आम लोगों को वर्षों तक लंबित मामलों से राहत दिलाने पर है। इसी क्रम में विभाग ने जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया को डिजिटल और विवाद मुक्त बनाने के लिए ये अहम निर्णय लिया है। राजस्व विभाग ने कहा है कि बिहार में जमीन खरीद बिक्री के लिए अब सिर्फ जमाबंदी की रसीद ही मान्य दस्तावेज होगी। यह जमाबंदी रसीद ही मान्य होगी। इसका मतलब यह है कि जमीन खरीदने से पहले अब कई तरह के प्रमाण पत्र जुटाने की बाध्यता नहीं रहेगी। सरकार का मानना है कि इससे फर्जीवाड़े और फिर विवादों पर भी काफी हद तक लगाम लगेगी। जी हालांकि विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जमाबंदी की रसीद के आधार पर खरीद तो होगी, लेकिन खरीदार को कुछ जरूरी बातों की खुद जांच करनी होगी। सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि जमीन की जमाबंदी ऑनलाइन है या नहीं। इसके लिए खरीदार www.biharbhumi.bihar.gov.in पोर्टल पर जाकर के जमाबंदी देख सकते हैं। वहीं पर खेसरा नंबर और रकबा की जांच जरूरी है। जी दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ऑनलाइन जमाबंदी में जमीन का खेसरा नंबर और पूरा रकबा सही तरीके से दर्ज है या नहीं। अगर खेसरा या फिर क्षेत्रफल में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर भविष्य में कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए खरीद से पहले इन विवरणों का मिलान जरूरी बताया गया है। दोस्तों नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार के हर जिले में आदर्श गौशाला बनाया जाएगा। जी बिहार की नीतीश सरकार ने पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और फिर अहम फैसला लिया है। जब बिहार के हर जिले में आदर्श गौशाला की स्थापना की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य न सिर्फ बेसहारा और फिर निराश्रित गायों की बेहतर देखभाल करना है, बल्कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की आय में इजाफा करना और फिर गौ आधारित रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है। सरकार के अनुसार प्रत्येक जिले में बनने वाली आदर्श गौशाला आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इसमें पशुओं के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, संतुलित चारा, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और पशु चिकित्सकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही गौशालाओं में गोबर और फिर गौमूत्र से जैविक खाद, बायोगैस और फिर अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दोस्तों बिहार में डिजिटल इंडिया और चमकते बिहार के दावे को मुंह चिराता एक गांव हम आपको भी इसके बारे में बताने वाले हैं। जब बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में आज भी एक ऐसा गांव है जहां आज़ादी के कई दशक बाद भी बुनियादी सुविधाएं लोगों की पहुंच से दूर है। ये गांव गौनाहा प्रखंड के भारत नेपाल सीमा से सटे भिखनाठोड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में स्थित है। इस वार्ड के स्थानीय ग्रामीण कमलेश ठाकुर ने बताया कि यहाँ लगभग 400 गुर्जर परिवार निवास करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी आज भी अंधेरे और फिर उपेक्षा के बीच गुजर रही है। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि गांव में अब तक बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। सूर्यास्त के बाद पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है और लोग सोलर पैनल के सहारे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। बिजली के अभाव का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कार्यों और फिर सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। इसके साथ ही गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क भी नहीं है। जब बरसात के दिनों में जिससे आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो जाता है, बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाना भी ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति भी बेहद दयनीय है। गांव में ना तो कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र है और ना ही नियमित रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। मामूली बीमारी के इलाज के लिए भी ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। डिजिटल इंडिया के दौर में भी इस गांव में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं मिल पाती है। नेटवर्क के अभाव में लोग ना तो सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन जानकारी ले पाते हैं और न ही आपात स्थिति में संपर्क कर पाते हैं। ग्रामीणों और फिर जनप्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार को इस सीमावर्ती गाँव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ के लोगों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।
दोस्तों, बिहार के परिवहन विभाग ने एक नए साल से सार्वजनिक परिवहन के नियमों में अमूलचूल बदलाव की तैयारी कर ली है। जब परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद बिहार की सड़कों पर बिना पैनिक बटन और फिर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के कोई भी बस, ऑटो या टैक्सी नहीं चलेगी। ये कदम यात्री सुरक्षा, विशेष करके महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। वर्तमान में बिहार के केवल 46% गाड़ियों में ही ये सिस्टम सक्रिय है, जो प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जब परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को अंतिम चेतावनी देते हुए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। 1 जनवरी से पूरे बिहार में सघन जाँच अभियान चलाया जाएगा। जिन गाड़ियों में VLTD और फिर पैनिक बटन क्रियाशील नहीं कर पाए जाएंगे, उन पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उनका फिटनेस सर्टिफिकेट भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। यह सरकार का लक्ष्य है कि नए साल की शुरुआत के साथ ही बिहार का सार्वजनिक परिवहन पूरी तरीके से डिजिटल निगरानी के दायरे में आ जाए। दोस्तों, भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की प्रियंका गांधी वाड्रा को PM बनाने की वकालत पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लालू परिवार में मतभेद है, अब गांधी परिवार में भी ये शुरू हो गया है, जहां गांधी परिवार में तनाव बढ़ा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जैसी स्थिति लालू प्रसाद यादव के परिवार में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच मतभेद की है, वैसे ही मतभेद अब कांग्रेस के में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच शुरू हो गए हैं। जैसे तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री का दावेदार बन गए थे, वैसे ही कोई प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार बन जाए। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आने वाले 50 साल तक भाजपा की सरकार ही रहने वाली है, लेकिन ख्वाब देखने का अधिकार तो है। जब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से लेकर के रॉबर्ट वाड्रा को ख्वाब देखने का विशेष अधिकार है, इसलिए वे प्रियंका गांधी वाड्रा को PM मटेरियल मान रहे हैं। वहीं पर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के बिहार दौरे को लेकर के शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पूरे बिहार में इसका बहुत जबरदस्त असर महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मौसम ही बदल गया हो। जहाँ कल मौसम काफी खराब था, लेकिन आज सुहाना हो गया है। पूरे राज्य खुशी से जश्न मना रहे हैं। जब से बिहार के बेटे नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, हर कोई बहुत खुश है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज और मुल्तान का सुल्तान कहे जाने वाले वीरेंद्र सहवाग इन दिनों बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद बिहार की सियासत और खेल जगत में चर्चा बढ़ गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीरेंद्र सहवाग की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि भारत के स्टार क्रिकेटर रहे विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर अनेकों कीर्तिमान रचने वाले मुल्तान के सुल्तान से प्रसिद्ध वीरेंद्र सहवाग का पटना स्थित सरकारी आवास पर आवागमन हुआ, जहां उनका पारंपरिक तरीके से हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया। वीरेंद्र सहवाग जी लाखों लाख युवाओं के आदर्श रहे हैं, जहां उनके बिहार की बेहतरी खेल जगत में विशेष करके क्रिकेट को लेकर के राज्य में अवसर और फिर संभावना पर वृहद संवाद किया। दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के अभी तक विपक्षी पार्टियों के नेता ही सरकार पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब इस कड़ी में खुद भाजपा के नेताओं ने भी बोलना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक प्रोग्राम के दौरान प्रदूषण को लेकर के कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिन रहने से उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है। वहीं पर एक और अहम टिप्पणी करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि ये कहना गलत है कि हर मुसलमान दहशतगर्द है। कोई कितना कट्टरपंथी और फिर जहरीला है, इसमें ग्रेडेशन होना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे आइकन है। डॉक्टर कलाम जैसे लोगों की संख्या बढ़ानी होगी, जहाँ उन तक शिक्षा पहुँचानी होगी। मैं अक्सर देखता हूँ कि मुसलमान क्या करते हैं, चाय की दुकानें चलाते हैं, पंक्चर की दुकानें चलाते हैं, और शिक्षा की कमी के चलते जनसंख्या वृद्धि है। वहीं पर नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में हिंदू मुस्लिम मुद्दे कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है। उन्होंने कहा है कि सेकुलरिज्म का मतलब सभी के लिए न्याय है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए लाई गई नीतियों को समस्या पैदा की है। जहाँ हमारी संस्कृति सांप्रदायिक और फिर जातिवादी नहीं है, हिंदुत्व उदार और फिर सहिष्णु है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार जल्द ही भारत टैक्सी सेवा शुरू करेगी। ये बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत लाभ का कुछ हिस्सा चालकों के साथ शेयर किया जाएगा। अमित शाह ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों की सुविधा में सुधार के साथ साथ चालकों की आय में वृद्धि करना है। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की पहल के माध्यम से हम जल्द ही भारत टैक्सी शुरू करेंगे, जिसका पूरा लाभ चालक भाइयों को मिलेगा। इससे ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी और चालकों का लाभ भी बढ़ेगा।
दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर हैं। जहां तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के साथ विदेश गए हैं। माना जा रहा है कि तेजस्वी नए साल में पटना लौटेंगे। इस बीच जदयू के नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। नीरज कुमार ने इसको लेकर के बिहार के डीजीपी विनय कुमार को पत्र लिखा है। नीरज कुमार ने आशंका जताई है कि तेजस्वी हिस्ट्री सीटरों के साथ विदेश घूम रहे हैं। जहां उन्हें दावा है कि तेजस्वी मोतिहारी के फरार कुख्यात और इनामी अपराधी के साथ विदेश घूम रहे हैं। जहां नीरज कुमार ने डीजीपी को लिखे पत्र के साथ अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा है कि मीडिया के अनुसार तेजस्वी यादव हिस्ट्री सीटर रमीज नेमत खान के साथ विदेश भ्रमण कर गए हैं। आशंका है कि मोतिहारी विधानसभा से राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता भी उस यात्रा में शामिल हो, जिस पर 28 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं और 1 लाख का इनाम उन पर घोषित किया गया है। दोस्तों चावल गेहूं वितरण में बड़ा बदलाव सामने आया है। जहां राशन डीलरों से अगर आप गेहूं चावल लेने जाते हैं, ये बड़ा बदलाव है। राशन की दुकानों पर जनवरी से कितने अनाज मिलेंगे हम आपको बताएंगे। दरअसल बात है कि उदाहरण के लिए अंत्योदय या फिर गरीब वर्ग के परिवारों को प्रतिमाह कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। जब बदले हुए नियम के हिसाब से अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को कुल खाद्यान्न का 2 भाग 14 किलोग्राम गेहूँ और 3 भाग 21 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। जब पहले ये खाद्यान्न एक अनुपात 4 यानी कि 7 किलोग्राम गेहूं और 27 किलोग्राम चावल दिया जाता था। इसी अनुपात में प्राथमिक राशन कार्ड धारियों को 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। यह आधिकारिक जानकारी के अनुसार नए निर्देश के अनुसार गृहस्थी के लाभुकों के प्रति व्यक्ति हर माह 2 किलोग्राम गेहूं और फिर 3 किलोग्राम चावल यानी कि कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। इस आधार पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मासिक आवंटन तय किया है। नए अनुपात में जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने राशन अनुपात बदला है। बिहार के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड और फिर तमिलनाडु शामिल है। दोस्तों बिहार में 9000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा, क्योंकि 38 जिलों में 900 कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा। जहां अब बिहार केवल खेती किसानी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नीतीश सरकार ने बिहार को उद्योगों का हब बनाने के लिए एक बड़ा लैंड बैंक गेम प्लान तैयार किया है। बिहार उद्योग विभाग राज्य के यानी कि बिहार के सभी 38 जिलों में लगभग 9000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। इस महायोजना का उद्देश्य उन सैकड़ों राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को जमीन उपलब्ध कराना है जो बिहार में निवेश करने के लिए कतार में खड़ी है। यह जमीन की कमी के कारण अब तक निवेश के जो प्रस्ताव ठंडे बस्ते में थे, उन्हें इस फैसले से नई पंख मिलने वाली है। जब बिहार में उद्योगों के लिए सिर्फ 25 स्थानों पर करीब 910 एकड़ जमीन ही उपलब्ध है, जबकि वास्तविक जरूरत 7000 एकड़ से अधिक की है। इसी वजह से राज्य में यानी कि बिहार में अब तक मुश्किल से 40 बड़ी कंपनियों को ही जमीन मिल पाई है। दूसरी ओर 76 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां बिहार में निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है, लेकिन जमीन उपलब्ध न होने के कारण परियोजनाएं अटकी हुई है। बिहार में निवेश करने वाली कंपनियों के बारे में अगर बात की जाए तो इनमें से फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक, मशीनरी और फिर अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल है। यह सरकार का मानना है कि औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने से न सिर्फ निवेश बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उद्योग विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन 14 जिलों में है जहां पर फिलहाल उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। इनमें लखीसराय, किशनगंज, समस्तीपुर, नवादा, गोपालगंज, मधुबनी, पटना सदर, कैमूर, जमुई, सारण, शिवहर, बांका, अरवल और फिर शेखपुरा शामिल है। जहाँ इन जिलों में अधिकतर जमीन या तो आवासीय है या फिर कृषि उपयोग में है, जबकि कुछ जगहों पर सिर्फ 2 से 5 एकड़ के छोटे छोटे प्लॉट ही उपलब्ध है। दोस्तों बीते 22 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये दौरा समय और फिर सियासी संदर्भ दोनों लिहाज से खास माना जा रहा है। चुनावी जीत के 1 महीने के बाद ये पहला मौका था जब एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के साथ बिहार के भविष्य पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बातचीत का एजेंडा बिहार के लिए स्पेशल पैकेज, कैबिनेट विस्तार और फिर राज्यसभा की 5 सीटों तक सीमित नहीं था, बल्कि अंदर खाने चर्चा नीतीश कुमार के बाद की राजनीतिक रोड मैप और फिर संभावित उत्तराधिकारी को लेकर भी हुई। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हालिया बिहार दिल्ली दौरे के 2 दिन बाद भी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर 2025 को दिल्ली पहुंचे और फिर अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिले। जहां आमतौर पर प्रधानमंत्री से मुलाकात के ऐसे दौरे में सीएम नीतीश कुमार अकेले ही होते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद थे।
दोस्तों, विदेश घूम रहे तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर गए हैं। तेजस्वी फिलहाल विदेश में अपने परिवार के साथ हैं। इस बीच तेजस्वी को एक के बाद एक बड़े झटके भी लग रहे हैं। तेजस्वी के कई नेता उनके साथ छोड़ रहे हैं। जी हाँ, राजद में इस्तीफों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बीते दिन पूर्व डीजी अशोक कुमार गुप्ता ने प्रदेश राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पद के साथ साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रदेश राजद अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल को भेजा है। इस्तीफा के बाद अशोक कुमार गुप्ता ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राजद में कार्यकर्ताओं का कोई भी मान सम्मान नहीं है। छोटे कार्यकर्ताओं की बात तो छोड़ ही दीजिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करता है। उन्होंने कहा है कि अन्य राजनीतिक दलों में कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है, लेकिन राजद में ऐसी संस्कृति नहीं है। अशोक गुप्ता ने यह भी कहा कि पार्टी A to Z और फिर सामाजिक न्याय का नारा तो देती है, लेकिन टिकट वितरण के समय इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि वे अपनी नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत किस दल से करेंगे, इसका फैसला खरमास के बाद लेगा। दोस्तों, अपराध को लेकर के सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अपराधी नहीं भागा तो 3 महीने में भगा दूंगा। दरअसल बात है कि नीतीश सरकार में गृह मंत्रालय का पद संभालने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में है और फिर अपराधियों को नकेल कसने के लिए कई तरीके के क्या बयान दे चुके हैं, आप भी सुने होंगे। जहाँ आज भी सम्राट चौधरी ने अपराध को लेकर के बड़ा दावा करते हुए कहा कि अपराधी तो भाग रहे हैं, जो बचे हुए हैं उन सबको 3 महीने में भगा दूंगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि चोरी छिपे कुछ अपराधी लोग घूमते हैं, अब तो मेरा काम ही है बिहार में अपराधी को ठीक करना, कचरा साफ करना, सफाई अभियान चलाना। मेरे पास अब एक ही काम है, पार्टी का तो काम करता ही हूँ और आगे भी करता रहूँगा, लेकिन अपराधी को भगाने का भी काम कर रहा हूँ। कुछ लोग भाग भी गए हैं और जो नहीं भागा है उसको अगले 3 महीने में पक्का भगा दूंगा। क्योंकि बिहार के सभी समाज को सुशासन चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू से ही सुशासन पर जोर दिया है और उन पर हम काम कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जल्द ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। परंपरागत रूप से खरमास के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज होती है। इस बार भी संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए के भीतर राजनीतिक मंथन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि आने वाले 3 या फिर 6 महीने में नीतीश कुमार स्वच्छता से मुख्यमंत्री पद के लिए अपने उत्तराधिकारी का नाम आगे करें, ताकि उन्हें बिहार की अगली कमान सौंपी जा सके। चर्चाओं के अनुसार बीजेपी का फोकस 2 बिंदुओं पर है। पहला तो भाजपा लंबे समय से सत्ता में रहे नीतीश कुमार के बाद पार्टी नया चेहरा आगे ला करके संगठनात्मक मजबूती और चुनावी तैयारियों को धार देना चाहती है। जब वहीं पर कहा जा रहा है कि सत्ता संतुलन बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव विचाराधीन है, ताकि जेडीयू समर्थक आधार को साधा जा सके। हालांकि इन चर्चाओं पर अभी तक किसी भी आधिकारिक बयान की मुहर नहीं लगी है। वहाँ पर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में हैं, जहां उनकी स्वीकार्यता केवल जेडीयू तक सीमित नहीं बल्कि एनडीए के भीतर भी रही है। जेडीयू के भीतर फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के कोई भी खुला असंतोष सामने नहीं आया है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक तौर पर सरकार की स्थिरता और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के अटकलें नई नहीं है, लेकिन अब तक उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना रखी है। यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात सच होती है, तो फिर ये जेडीयू के भविष्य और फिर उत्तराधिकार की राजनीति में बड़ा संकेत माना जाएगा। सवाल ये भी है कि क्या निशांत खुद इस भूमिका के लिए तैयार होंगे, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, बीजेपी नेता नवनीत राणा के एक बयान के बाद विवाद और बढ़ गया है कि अगर मुसलमान 19 बच्चा पैदा कर सकते हैं तो फिर हिंदुओं को भी 3 या फिर 4 बच्चा पैदा करना चाहिए। ये कहना है बीजेपी नेता नवनीत राणा। जी हाँ, उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत को पाकिस्तान बनाने की साजिश रची जा रही है। इस बयान ने अब एक गहरा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। जब पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को 19 या फिर 21 बच्चे भी पैदा करना चाहिए, उन्हें कौन रोक रहा है, ये तो अच्छी बात है। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी नेताओं के घरों में भी बच्चों की संख्या कम नहीं है और आजकल उनकी शादियां हिंदू और फिर मुसलमानों सहित सभी समुदाय में हो रही है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी सच में जातिगत भेदभाव खत्म करना चाहती है तो उन्हें अपने ही परिवारों में दलित, पासवान और फिर ऋषिदेव समुदाय के लोगों से शादी करके एक मिसाल कायम करना चाहिए। जब बदलाव बयान देने से नहीं बल्कि मिसाल कायम करने से आता है। पप्पू यादव ने नवनीत राणा के बयान को धार्मिक
धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति का एक रूप बताया और कहा कि देश को रोजगार, शिक्षा और फिर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है। दोस्तों, बिहार में हार कपा देने वाली ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और आने वाले 5 दिन और ज़्यादा मुश्किल भरे रहने वाले हैं। जब मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि 26 दिसंबर तक बिहार के कई हिस्सों में भयंकर ठंड, कोल्ड वेव और घने कोहरे का असर बना रहेगा। जब पटना से लेकर के गया, मोतिहारी, पूर्णिया, किशनगंज तक ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीते 24 घंटे में दक्षिण बिहार के जिलों में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। नालंदा जिला की राजगीर में न्यूनतम तापमान गिर करके 6.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि बिहार में सबसे कम दर्ज किया गया है। जब गया जिले में 7 डिग्री, रोहतास के डेहरी में 7.6 डिग्री, अरवल में 8 डिग्री और जहानाबाद में 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पर शेखपुरा में पारा 9.4 डिग्री तक लुढ़क गया। वहीं पर पटना में भी रात का तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन ठंडी हवा और कोहरे के कारण ठंड ज्यादा महसूस की गई। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार आज भी 11 जिलों में घना कोहरा और फिर शीत दिवस को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी शामिल है। इन इलाकों में दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है, जिससे सड़क और फिर रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गयाजी, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, नवादा और बेगूसराय जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भी ठंड और कोहरे का असर बना रहेगा। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया है कि आज 24 और 25 दिसंबर से ठंड में और तेजी आएगी। जी हाँ, 24 से 26 दिसंबर तक 3 दिन राज्य के यानी कि बिहार के लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल भरे रहेंगे। इस दौरान पूरे बिहार में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। आज से सोमवार तक चंपारण, मिथिला, सारण, पटना, शाहबाद और फिर मगध क्षेत्र में घना कोहरा और फिर कोल्ड डे को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के समय भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा रहने के कारण लोगों को धूप का फायदा नहीं मिल पा रहा है। ठंडी हवा और फिर कोहरे ने जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 27 दिसंबर के बाद ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन तब तक लोगों को सतर्क रहने और ठंड से बचाव की सलाह दी है। दोस्तों, किशनगंज में महानंदा नदी पर बना मौजाबाड़ी पुल यानी कि महानंदा नदी के ऊपर बना पुल अब यातायात की लाइफलाइन से ज्यादा जाम का कारण बन गया है। जहाँ 6 दशक पुराना ये सिंगल लेन पुल अररिया, बहादुरगंज, कोचाधामन और टेरागाछ को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। जब बढ़ती आबादी और फिर गाड़ियों की संख्या के कारण सुबह शाम घंटों लंबा जाम लगना आम बात हो गया है। जब आपको बता दूं कि इस जाम में एम्बुलेंस, स्कूली बच्चे और फिर शादी के काफिले तक फंस जाते हैं, जिससे उन्हें धुएं और फिर भूख प्यास का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी इस समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे यात्रियों का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। पुल पर भारी गाड़ियों की आवाजाही के कारण छोटे गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती है। जब बहादुरगंज के विधायक तौसीफ आलम ने भी इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इस पुल के कारण हम जिला मुख्यालय की महत्वपूर्ण बैठकों में भी समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। आपको बता दूं कि किशनगंज की एक गंभीर और रोजमर्रा की समस्या आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जहाँ ये समस्या सिर्फ जाम की नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी, समय और सेहत से जुड़ी हुई है। महानंदा नदी पर बना मौजाबाड़ी पुल, जो कभी क्षेत्र की लाइफलाइन माना जाता था, आज लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। जब सुबह हो या फिर शाम, इस पुल पर लगने वाला घंटों लंबा जाम अब आम बात हो गई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एम्बुलेंस से लेकर के स्कूली बच्चे तक कोई भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के अब राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है और विधायक ने इसे विधानसभा में उठाने का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल किशनगंज जिले में महानंदा नदी पर बना मौजाबाड़ी पुल करीब 6 दशक पुराना है। यह सिंगल लेन पुल अररिया, बहादुरगंज, कोचाधामन और टेरागाछ जैसे इलाकों को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। आबादी और फिर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पुल आज भी वही पुराना है। लेकिन नतीजा यह है कि सुबह शाम पुल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती है और लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है।
दोस्तों, किशनगंज खगरा मेला कब से शुरू होने वाले हैं? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल अभी तैर रहा है। जब किशनगंज से बड़ी और खुशखबरी वाली खबर सामने आई है। दरअसल किशनगंज शहर के खगरा इलाके में लगने वाला ऐतिहासिक खगरा मेला एक बार फिर से लौटने को तैयार है। हर साल जिस मेले का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, उसकी तैयारियां अब जोरों पर हैं। जब 25 दिसंबर से इस ऐतिहासिक मेले की शुरुआत होने जा रही है। जब मेला शुरू होने से पहले पूरे खगरा इलाके में रौनक दिखने लगी है। जब मेला परिसर की साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है और बाहर से आने वाले दुकानदारों ने भी धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दिया है। जब बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोगों में इस मेले को लेकर के खास उत्साह देखा जा रहा है। खगरा मेला किशनगंज की पहचान बन चुका है। जब ये मेला सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि लोगों की यादों और परंपराओं से जुड़ा हुआ आयोजन है। हर साल ये मेला करीब 1 महीने तक चलता है और जिले के साथ साथ आसपास के इलाके से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। जब मेले की खास बात यह है कि यहाँ पर हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ मौजूद रहता है। जब रंग बिरंगी दुकानों की कतारें, बच्चों के लिए झूले, बड़े पुल, मौत का कुआं, चित्रहार, जलपरी जैसे आकर्षण लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। तो आपको बता दें कि खास करके शाम के समय मेला परिसर की रौनक देखते ही बनती है। जहाँ लाइटों से सजा पूरा इलाका किसी त्योहार से कम नहीं लगता है। खगरा मेला का इतिहास भी काफी पुराना है। ये मेला ब्रिटिश काल से ही लगाया जाता रहा है। जब पहले ये मेला स्थानीय स्तर पर सीमित था, लेकिन समय के साथ इसकी पहचान बढ़ती चली गई। अब राज्य सरकार ने इसे राजकीय मेला का दर्जा दे दिया है। इसके बाद से इस मेले की लोकप्रियता और भी बढ़ गई है और फिर ये एक बड़े सांस्कृतिक और फिर पर्यटन आयोजन के रूप में सामने आया है। जब मेले की तैयारियों की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रमुख आयोजक सुबीर कुमार और फिर बबलू साहा सहित पूरी टीम इस बार मेले को और बेहतर बनाने में जुटी है। जो आयोजकों का कहना है कि इस बार देशी विदेशी झूलों के साथ साथ बच्चों के लिए खास आकर्षण तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों, किशनगंज में पुलिस ने गाड़ी चोरी की बढ़ती घटना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। जी हां, बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए किशनगंज से जुड़ी हुई इसी तरह की खबरों को देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में बाइक चोरी की बड़ी घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी और फिर निर्णायक कार्रवाई करते हुए अंतर जिला वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। इस खुलासे के बाद जिले के वाहन चोरों में हरकत मच गया है। वहीं पर आम लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा भी मजबूत हुआ है। ये पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सागर कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष वाहन चोरी विरोधी अभियान के तहत की गई है। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह लंबे समय से किशनगंज समेत आसपास के जिलों में सक्रिय था और चोरी की गाड़ियों को एक जिले से दूसरे जिले में खपाने का संगठित नेटवर्क चला रहा था। जब पूरे मामले का खुलासा 19 दिसंबर 2025 को हुई एक बाइक चोरी से जो हुआ, जब पोठिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान गुप्त सूचना मिली कि चोरी की गई बाइक एक संदिग्ध के घर में छिपा करके रखी गई है। वहीं पर सूचना के आधार पर पुलिस ने जहीदुल रहमान उर्फ रहीम जमाल के घर पर छापेमारी की, जहां से चोरी की गई ग्लैमर एक्स ड्रीम मोटरसाइकिल बरामद हुई। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। जब मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सागर कुमार ने तत्काल एक विशेष जांच टीम का गठन किया और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के साथ पूरे गिरोह के नेटवर्क का पर्दाफाश करने का निर्देश दिया। दोस्तों, किशनगंज विधायक कमरुल हुदा ने हिजाब विवाद को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा और सीधा हमला बोला है। जब किशनगंज में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार को इस समय एक बीमार मुख्यमंत्री चला रहे हैं, जिन्हें ये तक समझ नहीं रहता कि उन्हें कब क्या और कैसे करना है। कमरुल हुदा का ये बयान नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचे जाने के मामले के बाद सामने आया है, जिसने पूरे राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। कमरुल हुदा ने साफ शब्दों में कहा कि हिजाब खींचना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मंशा चाहे जो भी रहे हो, लेकिन जो हुआ वो पूरी तरह से गलत था। जब किसी महिला की धार्मिक पहचान और फिर निजी आस्था के साथ इस तरीके का व्यवहार न सिर्फ असंवेदनशील है बल्कि महिलाओं के सम्मान के भी खिलाफ है। तो आपको बता दूं कि कमरुल हुदा ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसे हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती। विधायक ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की असावधानी
सावधानी और फिर संवेदनहीनता के कारण पूरे बिहार की छवि देश भर में खराब हो रही है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक मंच पर हुई इस घटना से समाज में बेहद गलत संदेश गया है। ये मामला सिर्फ एक महिला डॉक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई है। कमरुल हुदा ने यह भी बताया है कि जिस महिला डॉक्टर का हिजाब सार्वजनिक मंच पर खींचा गया वह अब तक अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक देरी का मामला नहीं है, बल्कि उस महिला के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ गंभीर सवाल है। सार्वजनिक तौर पर अपमानित होने के बाद महिला डॉक्टर गहरी मानसिक पीड़ा में है और फिर यही वजह है कि वे अब तक ड्यूटी पर नहीं जा सकी है। जहां अपने बयान को और तीखा करते हुए कांग्रेस विधायक कमरुल हुदा ने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक और फिर शारीरिक स्थिति अब राज्य चलाने के लायक नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को खुद पता नहीं रहता है कि वे क्या कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं और फिर उसका खामियाजा पूरे राज्य को, पूरे बिहार को भुगतना पड़ता है। कमरुल हुदा ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद के बयान पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के सम्मान पर इस तरीके की टिप्पणी बेहद शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर किसी नेता की बहन या फिर बेटी के साथ ऐसा होता तो फिर क्या वे इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को सत्ता की असंवेदनशीलता का प्रतीक बताते हुए सरकार से जवाब और फिर कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। फिलहाल सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं और हिजाब विवाद बिहार की राजनीति में लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज के ठाकुरगंज में तेंदुए की दहशत लगातार बनी हुई है। जो एक सप्ताह से लगातार तेंदुए देखे जा रहे हैं, लेकिन इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जो किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के बंगाल सीमा से सटे बेसरबाटी पंचायत के कई गांव में पिछले एक सप्ताह से तेंदुए की दहशत बनी हुई है। लगातार तेंदुआ देखे जाने की खबरों के बाद पूरे इलाके में भय का, डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ खास करके रात के समय गाँव के आसपास घूमता नजर आता है, जिसके कारण लोग घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, महिलाओं और फिर बुजुर्गों को हो रही है। जब खेती बाड़ी, मजदूरी और फिर रोजमर्रा के कामकाज पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो आपको बता दूं कि ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने तेंदुए की मौजूदगी की सूचना वन विभाग को कई दिन पहले ही दी थी, लेकिन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो फिर उसके पास ना तो पिंजरा था और न ही तेंदुए को पकड़ने की कोई ठोस तैयारी। ग्रामीणों का कहना है कि वनपाल मुकेश कुमार के नेतृत्व में वन रक्षक अमिताभ सहित अन्य कर्मी गाँव आए जरूर, लेकिन केवल सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह देकर के लौट गए। इससे ग्रामीणों में आक्रोश और बढ़ गया है। ग्रामीण चरण हांसदा, शांति मुर्मू और फिर गुड्डू मंडल का कहना है कि अगर समय रहते तेंदुए को नहीं पकड़ा गया तो फिर कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। उनका आरोप है कि वन विभाग सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं, जबकि लोग रात भर जाग करके अपने परिवार और मवेशियों की रखवाली करने को मजबूर हैं। कई ग्रामीणों ने बताया है कि तेंदुओं के पैरों के निशान खेतों और फिर बस्तियों के पास देखे गए हैं, जिससे डर और गहरा गया है। जब वहीं पर इस पूरे मामले पर रेंजर अंशुमान ने सफाई देते हुए कहा है कि विभाग पूरी तरीके से सतर्क है। उन्होंने बताया है कि ठाकुरगंज क्षेत्र की पश्चिम बंगाल सीमा से सटा हुआ है, इसलिए जंगली जानवरों की आवाजाही सामान्य बात है। जब उनके अनुसार तेंदुआ कभी बंगाल की ओर से, कभी बिहार क्षेत्र से में आ जाता है, लेकिन अब तक किसी वन कर्मी ने उसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है। रेंजर ने नागरिकों से अपील की है कि वे रात के समय बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले, बच्चों और फिर बुजुर्गों को अकेले ना छोड़े और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को दें।